जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर हम अपने प्यारे गुरुजी कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली वर्षिकांक बुक। इस बुक में दिए गए 1000 वन लाइनर क्वेश्चन को मैंने पहले ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया है। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा। पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी की आधारशिला रखी है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी की आधारशिला रखी है। तिकोमाली तेल टैंक फॉर्म श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ तिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2022 को भारत के साथ तिकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह तिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत और श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत और श्रीलंका समझौते 1987 में की गई थी। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। अल्फाबेट की स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को कंपनी की क्लाउड डिवीजन ने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। सिंप्लीफाई आमोस स्टर्न के नेतृत्व वाला स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पांस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पांस सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। कॉपर टॉय क्लस्टर कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कॉपर टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर जो मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है। कर्नाटक में 400 एकड़ जमीन पर निर्मित कॉपर टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है जो मार्च 2022 में संचालित किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है। भारतीय उच्च आयुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। भारतीय उच्च आयुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की मौजूदगी में एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वां सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। पिछले वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका 101वां सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक भारतीय पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में COP21 में 121 सौर संसाधन समृद्ध राष्ट्रों के साथ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी गठबंधन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्तीय पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास में उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी गठबंधन है जिसका प्राथमिक कार्य है वित्त पोषण एवं प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने वाला नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय भारत में स्थित है तथा आंतरिक मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। इसका ओपन रॉक संग्रहालय जो है कहाँ पर है? ओपन रॉक संग्रहालय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ब्लू बुक के बारे में जान लेते हैं। ब्लू बुक 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहराया गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई जा गई है। 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों के कारण ठहराया गया, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बताई गई है। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया। ब्लू बुक क्या है? तो ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी भी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। कि ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी भी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी लिखी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, एसपीजी के पास होती है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से ही पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास है और एसपीजी की ब्लू बुक के हिसाब से पीएम सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंदु मल्होत्रा कमेटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट
ने प्रधानमंत्री की जनवरी 2022 में पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित 5 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा को बनाया है। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वह पहली ऐसी महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। वह ऐसी पहली महिला अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन गई थी। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग। खादी और ग्राम उद्योग आयोग खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया वैधानिक निकाय है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। आगे बढ़ते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार हैं। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस आयोग ने वर्ष 2017 और 18 में हनी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस आयोग ने वर्ष 2017 और 18 में हनी मिशन कार्यक्रम का शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखने की घोषणा की है। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। प्रधान रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के 12 अन्य अधिकारी गत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को दिया गया है। 3 लोगों का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। रक्षा मंत्रालय ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्ति एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गैजेट अधिसूचना जारी की थी। रक्षा मंत्रालय ने नई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के लिए सेवानिवृत्ति एवं सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन हेतु 7 जून 2022 को एक गैजेट अधिसूचना जारी की है। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों ने नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। आगे बढ़ते हैं। एंटोनोवा 225 मारिया। एंटोनोवा 225 मारिया यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोवा 225 मारिया तबाह हो गया। यूक्रेन व रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान एंटोनोवा 225 मारिया तबाह हो गया। कीवी के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया। कीवी के पास मौजूद एयरफील्ड में खड़ा यह विमान रूस की गोलाबारी में नष्ट हो गया। विमान का नाम AN-225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ था सपना।
विमान का नाम AN-225 मारिया था, जिसका यूक्रेनी भाषा में अर्थ था सपना। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था। इसे संग्रहालय को नेहरू भवन संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर, राजस्थान के भारत और पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर, राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के ऐतिहासिक लड़ाई का स्थल केंद्र है। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला की विरासत का प्रतीक है। यह स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज भारतीयता की सामूहिक भावना के साथ साथ खादी शिल्पकला की विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेटर है। आगे बढ़ते हैं। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह दिवस स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने और बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद वर्तमान में राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। स्टार्टअप का बृहद रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुबलंबी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुबलंबी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की थी। इससे पहले इस गांव ने भारत के
पहले मॉडल पर्यटन के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की। इंडिया, एयर इंडिया। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया है। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कैंपबेल विल्सन हैं। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कैंपबेल विल्सन हैं। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थैलेस का प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। एयर इंडिया की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं और क्या है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। 10 से 11 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका आयोजन लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका उद्देश्य 18 से 25 वर्ग आयु के वर्गों की युवाओं की आवाज़ सुनना है, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 25 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु जो होती है क्या होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस प्रणाली हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की पहली परियोजना। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन। महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी 2022 को संयुक्त रूप से मॉरिशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसी दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर रहेगा। इसी दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने घोषणा की कि मॉरिशस में अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम भारत के गौरव महात्मा गांधी के नाम पर होगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां सूरजकुंड मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण हरियाणा एवं हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। इस मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है।
इस वर्ष मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया था। इस मेले की थीम स्टेट क्या था? जम्मू और कश्मीर इसका थीम स्टेट था। जम्मू और कश्मीर इसका थीम स्टेट था। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022। गणतंत्र दिवस परेड 2022। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय सेनाओं की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्रालय विभागों की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। लोकप्रिय श्रेणी में राज्य संघ शासित प्रदेशों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों में महाराष्ट्र को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। इस कैफ़े का नाम है स्नोगुल। इस कैफ़े का नाम है स्नोगुल, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। इस कैफ़े का नाम है स्नोगुल, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था। स्विट्ज़रलैंड का कैफ़े 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का था। इससे पहले सबसे बड़ा कैफ़े स्विट्ज़रलैंड में था। स्विट्ज़रलैंड का कैफ़े 33.8 फीट लंबा 42.4 फीट व्यास का था। यह कैफ़े इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक बनाया गया है। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स। आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स बनाने जा रहा है। ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स पर ही होते हैं। ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स पर ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र निम्नलिखित हैं। आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे। अगला है इंटरनेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु। नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु। भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से इन दोनों केंद्रों को तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अटल सुरंग के बारे में जानते हैं। अटल सुरंग 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके का एक संगठन है जो प्रामाणिकता के साथ साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके का एक संगठन है जो प्रामाणिकता के साथ साथ वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड्स को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ पर होगी? तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है।
रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेलों को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद ले लिया है। उत्तर प्रदेश ने कुश्ती खेल को गोद ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुश्ती में जितने भी मेडल आए हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। के.डी. जाधव ने 1952 ईस्वी में कांस्य पदक जीता था 1952 ईस्वी में। और सुशील कुमार 2008 में कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार 2008 में कांस्य पदक जीता था। सुशील कुमार 2010 में रजत पदक जीता था। सुशील कुमार 2012 में रजत पदक जीता था। योगेश्वर दत्त 2012 में कांस्य पदक जीता था। योगेश्वर दत्त 2012 में कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। रवि दहिया 2020 में रजत पदक जीता है। रवि दहिया 2020 में रजत पदक जीता है। और बजरंग पूनिया 2020 में कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया 2020 में कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉर्कथन 2022। डॉर्कथन 2022 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डॉर्कथन 2022 का आयोजन किया है। 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने साइबर विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने हेतु डॉर्कथन 2022 का आयोजन किया है। वाटर टैक्सी सेवा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहर मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। वाटर टैक्सी सेवा पहली बार जुड़वा शहर मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगी। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपए है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित इस परियोजना की कुल लागत 8.37 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश में 19 फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। 17 फरवरी 2022 को गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इसकी घोषणा 7 जनवरी 2020 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप्स और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप्स और उद्यमिता परिषद यूनिसेफ की साझेदारी में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। सवा हर घर जल जिला फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। फरवरी 2022 को जल जीवन मिशन ने देश के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी पहुंचाकर एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंपा देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। हिमाचल प्रदेश का आकांक्षी जिला चंपा देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है। चंपा हर घर जल जिला बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। चंपा हर घर जल बनने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। आगे बढ़ते हैं।
जल जीवन मिशन के वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के सही दिशा में है। जल जीवन मिशन 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए सही दिशा में है। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। 15 अगस्त 2019 को मिशन की घोषणा के समय 19.27 करोड़ घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो गोवा है। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो गोवा है। आगे बढ़ते हैं। पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया गया है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ओटोमे एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यमिता द्वारा लगाया जा रहा है। यह संयंत्र 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ओटोमे एनर्जी लिमिटेड और ब्राज़ील ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यमिता द्वारा लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा तेल कुआं 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केर्न ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल की खोज की है। यह तेल केर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो उन्हें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। यह तेल केर्न ऑयल एंड गैस द्वारा एक ब्लॉक में खोजा गया था जो इन्हें ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य 19 मार्च 2022 को नागालैंड ने राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। 19 मार्च 2022 को नागालैंड की राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन परियोजना का उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाना है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफे रियो हैं। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है। नागालैंड में विधानसभा सीट कितनी है? तो 60 हैं। कितनी सीटें हैं नागालैंड में विधानसभा सीटें? तो 60 हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। 14 मार्च 2022 को कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की पहल है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीक। राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरन हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया है। इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरन हिल टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया।
आगे बढ़ते हैं। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में बहुत ही काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फलन जैसी बाढ़ के माध्यम से जानवरों को पीछा करके उन्हें एक बाड़ में पहुंचाया जाता है। बोमा कैप्चरिंग तकनीक अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फलन जैसी बाढ़ के माध्यम से जानवरों को पीछा करके उन्हें एक बाड़ में पहुंचाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्म स्थली है। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंद्रायणी मेडिसिटी भारत का पहला चिकित्सा शहर महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि के क्षेत्र में बनाया जाएगा। भारत का पहला चिकित्सा शहर जो है महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम इंद्रायणी मेडिसिटी होगा। महाराष्ट्र सरकार की यह परियोजना 10,000 करोड़ से अधिक निवेश को आकर्षित करेगी। महाराष्ट्र सरकार की यह परियोजना 10,000 करोड़ से अधिक निवेश को आकर्षित करेगी। आगे बढ़ते हैं। यह चिकित्सा शहर न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। यह चिकित्सा शहर न केवल चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेगा, बल्कि एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार भी प्रदान करेगा। विंग्स इंडिया 2022 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यह नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन में केंद्रों में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह नागरिक उड्डयन वाणिज्य, सामान्य और व्यावसायिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्रों में बदलने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 अप्रैल 2022 में अर्बन डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। अप्रैल 2022 को अर्बन डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के लिए चुना गया है के रूप में मान्यता दी गई है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के इस तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने अर्बन डे फाउंडेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों और 136 शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के इस तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई ने अर्बन डे फाउंडेशन के कार्यक्रम में विश्व के 21 देशों के 136 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। इन दो भारतीय शहरों ने स्वास्थ्य, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियालियों को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। इन दो भारतीय शहरों ने स्वास्थ्य, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियालियों को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त की है। हैदराबाद को लगातार दूसरी बार यह मान्यता दी गई है। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया था, मान्यता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित किया है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित किया गया है।
भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्ट पार्क। आर्ट पार्क क्या है? आर्ट पार्क 14 अप्रैल 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। 14 मार्च 2022 को देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। आर्ट पार्क को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इनमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष तक रहेगा, 2023 से 2027 तक होगा। आगे बढ़ते हैं और निकाय देख लेते हैं। 4 निकाय कौन कौन से हैं? सामाजिक विकास आयोग, सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति। इसके अतिरिक्त प्रीति शरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के लिए स्थायी मिशन हेतु चुनी गई है। इसके अतिरिक्त प्रीति शरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति शरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति शरण को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति का एशिया प्रांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। 4 अप्रैल 2022 को मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान CDRI का शुभारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं और इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिम के लिए नई और मौजूद बुनियादी ढांचा प्रणाली की अनुकूलता को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिम के लिए नई और मौजूद बुनियादी ढांचा प्रणाली की अनुकूलता को बढ़ावा देना था। इसमें 30 देश सदस्य हैं और 7 संगठन शामिल हैं। इसमें 30 देश सदस्य हैं और 7 संगठन शामिल हैं। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है और भारत में स्थित है। CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। जुलाई 2022 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है। जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं।
इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी एवं प्रमुख वैश्विक पहल है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी एवं प्रमुख वैश्विक पहल है। इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन क्षेत्र के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडियो अक्ष। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। ब्लाइंड रिलीफ्स एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा लॉन्च यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। आगे बढ़ते हैं। WHO का जो है WHO 7 अप्रैल इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 का हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सुंकला दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सिंकुला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी, जो हिमाचल प्रदेश में को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। सिंकुला सुरंग की लंबाई 4.25 मीटर होगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर श्रेणी से जोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह जो है 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे सिख गुरु तेग बहादुर के 400 प्रकाश वर्ष पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इसके साथ वह आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इसके साथ वह आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं। इस किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था और इसी वजह से इससे लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। इस दौरान इन्होंने डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का जारी किया है। आगे बढ़। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी जी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में स्थापित किया गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए परसिमन 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परसिमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परसिमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया है।
5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में प्रशीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए प्रशीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया है। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त। इस आयोग के पदेन सदस्य सुनील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 43 जम्मू के लिए और 47 जो है कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। 90 क्षेत्र विधानसभा चुने हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें से 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए चुने हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है और इसमें से 6 जम्मू के क्षेत्र के लिए और 3 कश्मीर घाटी में किए जाएंगे। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, इसमें 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। वो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। कल्हड़ की रजत तंगड़ी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक रूट पर चलेगी। अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेट ऑफ इंडिया से चर्च गेट के रूट पर चलेगी। इसे एक अनूठी टाइप इन टाइप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। सुविधा के रूप में लॉन्च किया गया है। यह भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है, जिसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली की डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। यह प्रणाली यात्रियों को सुगमता प्रदान करेगी, क्योंकि वे अपने स्मार्ट कार्ड का प्रयोग कर या स्मार्टफोन पर चलो ऐप के माध्यम से टाइप इन करने में सक्षम होंगे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया है। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया है। नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई खरीदी जाएगी। इस नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलता है और इस संयंत्र में किसानों से प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई खरीदी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। उड़ीसा राज्य में एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए 4 मई 2022 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उड़ीसा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी
स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए 4 मई 2022 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।